Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome back to my channel Commerce Net Express. My dear friends, आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम एनालाइज करेंगे एक प्रीवियस ईयर का पेपर जो 2011 में हुआ था। ये यूपीटी टीजीटी कॉमर्स का पेपर है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके अपकमिंग एग्जाम काफी जल्दी कंडक्ट हो जाएंगे, तो उसके लिए आप सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट है ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना सो दैट वी कैन एंश्योर आवर सिलेक्शन इन आवर अपकमिंग एग्जाम। अगर आपका भी सब्जेक्ट कॉमर्स है और आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम की, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, तो माय डियर फ्रेंड्स ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे एमसीक्यूज है। यहाँ पे आप एनालाइज कर पाएंगे और हम जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनको भी अच्छे से कवर करेंगे और आपको सब समझाया जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, बिना किसी देरी का इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट दिस न्यू सेशन। एंड हियर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, टॉप लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड। जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, यस। प्रेसिडेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं डेफिनेटली, एंड मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, यस। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। हिंदी के कैंडिडेट्स यहाँ पे देख लीजिएगा, इधर की साइड में मैं रीड करूंगी इंग्लिश में लेकिन समझाऊंगी, आपको एक्सप्लेन करूंगी हिंदी में, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, मैनेजमेंट मे बी अज्यूम्ड प्रोफेशन बिकॉज। जो हमारा मैनेजमेंट होता है उसको प्रोफेशन क्यों कहा जाता है? क्या वो एक साइंस है? इट इज अ साइंस, इट इज एन आर्ट, इट इज purposeful, that is why we are saying it profession, या फिर it can be received by education and training। देखिए, जो कोई प्रोफेशन होता है उसके अंदर स्पेशल उसकी एजुकेशन होती है, उसकी ट्रेनिंग होती है उसके पीछे, चाहे वो एडवोकेट हो या फिर हमारा कोई डॉक्टर हो, तो सीए हो, तो उनकी एजुकेशन एक स्पेसिफिक होती है, उनके साथ उसकी ट्रेनिंग की होती है, तो वो एक प्रोफेशन बन जाता है, ठीक है, मतलब पेशा। नाउ थर्ड क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक साइंस है या ओनली आर्ट है या ओनली बिहेवियर है या फिर साइंस एंड आर्ट है? तो ये बेसिक क्वेश्चन था, राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। मैनेजमेंट साइंस एज वेल आर्ट दोनों है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, द नेम ऑफ स्पेसिफिक प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिजनेस। क्वेश्चन इज आस्किंग कि इसका क्या नाम होगा, उस टर्म का क्या नाम देंगे जिसके अंदर एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है, किसके लिए? एस्टेब्लिश करने के लिए इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिजनेस, मतलब होल बिजनेस के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? मैनेजमेंट कहेंगे, बिजनेस मैनेजमेंट कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, या फिर नन ऑफ दिस। नाम से पता चल रहा है उसको हम व्यवसाय का प्रबंधन कहेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैनेजमेंट इज। जो हमारा मैनेजमेंट होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रोसेस हमने पढ़ा हुआ है। मैनेजमेंट इज सोशल प्रोसेस, ये साथ में प्रोसेस तो है ही लेकिन सोशल प्रोसेस भी है, और कलेक्टिव मतलब सभी मिलकर काम करते हैं इसके ऊपर, सभी के इसमें एफर्ट्स होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? इसके कैरेक्टरिस्टिक आर ऑल ऑफ द अबव। नाउ द नेक्स्ट इज सिक्स्थ, द वर्क ऑफ सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉइज इज इन। कह रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है, जो वर्क ऑफ सुपरविजन होता है और डायरेक्शन ऑफ एक्टिविटीज होते हैं एम्प्लॉइज के लिए, वो कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होता है? क्या वो मिडल में होता है, लो लेवल पे होता है, टॉप लेवल पे? तो माय डियर फ्रेंड्स, जब वर्क को सुपरवाइज कहाँ किया जाता है और डायरेक्शन कहाँ दी जाती है एम्प्लॉइज को, तो किसमें की जाती है? लो लेवल मैनेजमेंट मीन्स जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है उसके अंदर एम्प्लॉइज को डायरेक्शन दी जाती है और उनको सुपरवाइज किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, सुपरवाइजर इज सेड टू दोज पर्सन। सुपरवाइजर कौन होते हैं? हु असाइन द वर्क टू द एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉय को वर्क देते हैं। हु गिव्स द डायरेक्शन टू द एम्प्लॉइज रिगार्डिंग वर्क, और साथ में उनको डायरेक्शन भी देते हैं कि काम कैसे करना है। हु सीज द क्वालिटीज ऑफ द प्रोडक्ट, और साथ में वो देखते हैं कि जो प्रोडक्ट उन्होंने प्रोड्यूस किया उसकी क्वालिटी मेंटेन्ड है या नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल, और ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। सुपरवाइजर मींस ये सभी एक्टिविटी सुपरवाइजर में आती हैं। नंबर 8, फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडियन
इट इज एसेंशियल टू हैव। जब हम बात कर रहे हैं अपने किसी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में अगर कैपिटल फॉर्मेशन करनी, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी करनी है, डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा प्रॉफिट करेगा उसका कैपिटल फॉर्मेशन डेफिनेटली होता चला जाएगा। तो किस उसको इंक्रीज कैसे करेंगे इंडिया के अंदर? क्या ऑर्गेनाइजेशन से, एफिशिएंट मैनेजमेंट से, अनस्किल्ड मैनेजमेंट से? नन ऑफ दिस जी। तो ये दो तो हो ही नहीं सकते हैं। तो केवल ऑर्गेनाइजेशन से नहीं, हम उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर करते हैं तो डेफिनेटली जो बिजनेस होता है वो कैपिटल फॉर्मेशन करेगा। नाउ द नेक्स्ट इज 9th, द बेस ऑफ प्लानिंग। जो हमारी प्लानिंग होती है उसका बेस क्या होता है? मोटिवेशन होता है, कंट्रोल होता है, फोरकास्टिंग होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। नाम से पता चलता है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मींस पूर्वानुमान लगाना, मतलब कि हम पहले से अनुमान लगाते हैं कि भाई देखो हम अपने फ्यूचर को देख रहे हैं, फ्यूचर को देख रहे हम प्लानिंग कर रहे हैं आज में, तो फोरकास्टिंग तो इसके अंदर होती ही होती है, राइट। नाउ द 10th इज प्लानिंग। एलिमेंट ऑफ प्लानिंग इज, हमारे प्लानिंग जो हम करते हैं उसके क्या क्या एलिमेंट हैं? अथॉरिटी है, कम्युनिकेशन है, लीडरशिप है और प्रोग्राम है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। एक प्लानिंग का एलिमेंट क्या होता है? प्रोग्राम। मींस आपका एक प्रोग्राम होगा, उसी को आप प्लान करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, कंट्रोल इज बेस्ड ऑन। जो हमारा कंट्रोल होता है बिजनेस के अंदर वो किस पर बेस्ड होता है? ऑर्गेनाइजेशन पर, इंटरफेरेंस पर, प्लानिंग पर या कोऑर्डिनेशन पर? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? प्लानिंग के ऊपर। कंट्रोल किससे डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली इफेक्टिव है? प्लानिंग पर। प्लानिंग जो करेंगे वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि प्लानिंग तो कर ली लेकिन जो हमारे एफर्ट्स है वो स्टार्ट कहीं से किए थे और जा किसी दूसरे डायरेक्शन में रहे। तो प्लानिंग के अंदर कंट्रोल होना सभी लेवल्स पे जरूरी है। नाउ द कंट्रोल इज अप्लाइड। कंट्रोल कहां पे अप्लाई किया जाता है? लो लेवल पर, मिडिल लेवल पर, टॉप लेवल पर या ऑल ऑफ द अबव? तो माय डिफरेंस, जितने भी बिजनेस के अंदर लेवल्स होते हैं उन सभी में ही हमें कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नाउ द नेक्स्ट इज माय डिफरेंस, इसका थोड़ा सा कंडीशन अच्छी नहीं है क्योंकि 2011 का पेपर है, तो डेफिनेटली थोड़ी सी कंडीशन अच्छी नहीं है पेपर की, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा और मुझे सुन लेंगे तो भी इनफ रहेगा क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस है टीजीटी के और काफी अच्छे हैं। सो माय डिफरेंस, keep going. Now the 13th question, the base of primary and secondary function of the management। जो हमारे कोई मैनेजमेंट है, मतलब किसी भी बिजनेस का जो मैनेजमेंट है उसका प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है? डिसीजन मेकिंग का, ऑर्गेनाइजेशन का, प्लानिंग का या डायरेक्शन का? तो डेफिनेटली जो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट है प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन के होते हैं, प्लानिंग के होते हैं। नाउ द 14th, द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज। जो हमारा HRM है उसका फंक्शन क्या है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, फाइनेंशियल प्लानिंग, प्लानिंग प्रोसेस या मार्केट इन्वेस्टिगेशन? तो HRM काफी बेसिक क्वेश्चन है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बेसिक जो फंक्शन होता है वो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज। नाउ द नेक्स्ट इज 15th, द मेन फंक्शन ऑफ बिजनेस ऑफिस इज। जो हमारा बिजनेस ऑफिस है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? टू कीप द सेफ द लेटर ऑफ द फ्यूचर। जो हम फ्यूचर के लेटर उनको सेफ रखना। टू कैलकुलेट द सैलरी ETC ऑफ द एम्प्लॉइज, मतलब एम्प्लॉइज की सैलरी को ओनली कैलकुलेट करना। या फिर जो हमारा बिजनेस ऑफिस है वो कीप करता है सेफ रिकॉर्ड्स एंड लेटर्स फॉर द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेफ रखता है, उस रिकॉर्ड्स को सेफ रखता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा स्पीड में चल रही हूँ, मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि 125 क्वेश्चंस हैं और आगे आपको प्रैक्टिकल भी देखने को मिलेंगे, उनको भी हम सोल्व करेंगे। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं ये जो बेसिक क्वेश्चन है थोड़ा फास्ट करा रही हूँ। और आप सभी को जब आपने पढ़ा है कॉमर्स तो आपको डेफिनेटली इन बेसिक क्वेश्चंस के आंसर आते होंगे, लेकिन हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और किस तरह के क्वेश्चन पास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं। नाउ द रियलाइजेशन अकाउंट इज जो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट होता है वो कैसा अकाउंट होता है? पर्सनल होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, सस्पेंस अकाउंट होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये रियलाइजेशन अकाउंट जब हम एक कंपनी है, एक फर्म है, वो डिसॉल्व होती है तो क्या करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट ओपन किया जाता है। उसके अंदर जितने भी हमारे लायबिलिटीज होती है, एसेट होता है, उनकी गेन देखा जाता है, लॉस हुआ है या गेन हुआ है, तो वो क्या होता है? हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। नाउ 17th, व्हाट इज द रिजल्ट
ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, अगर हमारे कोई क्रेडिटर हैं, ठीक है, हम उनको पेमेंट की, हमने उनको पेमेंट किया, कंपनी ने उसको पे किया है, तो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा पे करने से, क्या एसेट इंक्रीज हो जाएंगी? एसेट कैसे इंक्रीज होगी? जब हमने उनको कैश दिया है, मतलब हमने जो हमारे ऊपर उधार था हमने उनको वापस किया है, जो हमारी लायबिलिटी थी उसको, तो एसेट तो इंक्रीज नहीं हो सकती, एसेट को डिक्रीज कर देंगे, या फिर इंक्रीज इन द टोटल लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, लायबिलिटीज को तो हम डिक्रीज कर रहे हैं, और ये भी कट हो गया, तो दो में कंफ्यूजन है। तो देखिए एसेट तो डिक्रीज होंगी, साथ में जो हमारी को क्या एसेट, जो हमारी एसेट भी डिक्रीज होंगी, साथ में हमारी लायबिलिटीज, क्योंकि हमने लायबिलिटी को पे कर दिया है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? दैट इज डी। ओके, नाउ द नेक्स्ट 18th, फॉरेन बैंक ड्राफ्ट इज अ, जब नाम ही हो गया फॉरेन बैंक का कोई ड्राफ्ट है, वो कहां पे यूज किया जाएगा? डोमेस्टिक मार्केट में, लोकल मार्केट में, फॉरेन ट्रेड में, या ऑल ऑफ द अबव? काफी लड्डू क्वेश्चन है। दैट इज इन फॉरेन ट्रेड। नाउ 19th, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज नॉट हिंड्रेंस टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस? कहता इनमें से कौन सा एरर आप मतलब कहां पे था, बाधक नहीं है। बाधक नहीं का मतलब एग्री कर जाएगा, है ना, मतलब हमारे ट्रायल बैलेंस ऐसे कौन सा एरर है जिसको एग्री कर जाएगा? तो एंट्री इन द रोंग साइड ऑफ द अकाउंट, अगर रोंग साइड में हमने अकाउंट एंट्री कर दी तो एग्री नहीं करेगा। मिस्टेक इन द टोटल ऑफ द अकाउंट, अगर हमने टोटलिंग में, पोस्टिंग में कोई मिस्टेक करते हैं तब भी हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करता है। लेकिन कंपनसेटरी एरर ऐसा होता है, अगर आपके डेबिट साइड में भी सेम अमाउंट से और क्रेडिट साइड में सेम अमाउंट से आपने एंट्री कर दी है, तो क्या होगा, वो एग्री कर जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ये कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करने देगा, मतलब कोई भी इस तरह का हिंड्रेंस नहीं है ये। नाउ द 20th, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से फॉर्म है? सोल ट्रेड है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, तो ये सभी हैं हमारे बिजनेस फॉर्म में। सोल ट्रेड भी होता है, पार्टनरशिप फॉर्म भी होती है, और कंपनी भी होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 21, द मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी, हमारी जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके अंदर मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए, जो कंपलसरी है, तो कितने हैं? 2, मतलब एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए किसी प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए मेंबर्स उसके। नाउ द 22nd, इनकम एंड एक्सपेंडिचर शोज, जो हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर आपका स्टेटमेंट जो होता है वो क्या शो करता है? ग्रोस प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को, फाइनेंस पोजीशन को, या नन ऑफ दिस? तो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो किसको शो करता है? वो हमारे कंपनी के जितने भी सरप्लसेस होते हैं, डेफिशिएंसी होती है, उसको शो करता है। नेट प्रॉफिट या ग्रोस प्रॉफिट को शो नहीं करता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। नाउ 23rd, व्हेन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज मेड, जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट था कंपनी का, वो कौन सा था, कब बनाया गया था? तो बार बार इसको हमने फ्रीक्वेंटली यूज किया है, वो है 1932। याद कर लीजिएगा इसको, अगर आपके दिमाग से स्किप हो जाए तो इसको लर्न जरूर कर लीजिएगा, और इसको जो ऐसे क्वेश्चन है जो आप मतलब भूल सकते हो उनको आप राइट डाउन कर लीजिए, दैट वुड बी वेल एंड गुड फॉर यू। और जब भी आप कभी भी आप रिवीजन करेंगे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जहां पे आपको अटक गए थे या आपको कंफ्यूज हो गए थे वहां पर आप देख सकते हो दोबारा से रिवाइज करके। द मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ पब्लिक कंपनी, जो हमारी पब्लिक कंपनी होती है उसके अंदर मिनिमम, पहले तो हमसे प्राइवेट के पूछे थे, अब पूछा है पब्लिक के लिए, तो मिनिमम नंबर इसके लिए कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, 5 होने चाहिए, 7 होने चाहिए? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 7। प्राइवेट के लिए 2 और पब्लिक के लिए 7। नाउ द 25th, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय। इकोनॉमिक्स क्या है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये परिभाषा किसने दी? ये किसने दी थी बिना किसी कंफ्यूजन के? ये है एडम स्मिथ, जो हमारे इकोनॉमिक्स के फादर कहे जाते हैं, इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। नाउ 26th, द लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा इंडिया है उसका लार्जेस्ट बैंक कौन सा है? क्या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, मतलब आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, या फिर इंडियन ओवरसीज बैंक? तो माय डिफरेंस देखिए, इस पर ये बैंक बड़ा नहीं है। लार्जेस्ट बैंक तो हमारा जिसने सबसे ज्यादा कवर कर रखा है वो कौन सा? स्टेट बैंक है। आरबीआई को ना मत दे देना, ये तो मतलब सबका बैंक है लेकिन सबसे ज्यादा
ब्रांचेस हैं, सबसे ज्यादा वास्ट काम है वो क्या है, स्टेट बैंक का। सबसे बड़ा बैंक हमारा SBI है। नाउ द 27, demand is an amount of thing which a person is willing to buy at a given price. This definition is given by, कह रहा है मांग शब्द का अभिप्राय मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाना चाहिए जो निश्चित कीमत पर क्रय की जाती है। ये परिभाषा किसने दी? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 27 का बी, प्रोफेसर JS मिल ने दी थी। मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, जो हमारे किसी भी डिमांड को अफेक्ट करने के लिए मेन फैक्टर कौन से होते हैं? यूटिलिटी ऑफ द गुड्स, उसकी कितनी उपयोगिता है गुड की, उससे इनकम लेवल और साथ में प्राइस ऑफ गुड्स। ये सभी ही फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी पर्सन, किसी कंज्यूमर की डिमांड को इफेक्ट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज 29, इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, जो हमारा इंटरनल ऑडिटर है उसको कौन अपॉइंट करता है? मैनेजमेंट करता है, गवर्नमेंट करती है, शेयर होल्डर करता है, वर्कर्स करते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है वो इंटरनल ऑडिटर है, मतलब कंपनी खुद से उसका मैनेजमेंट वो अपॉइंट करता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका 29 का ए, कौन करेगा इसको? मैनेजमेंट करता है। 30, व्हेन देयर इज अ माइनर चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, कोई कमोडिटी थी उसके अंदर हल्की से प्राइस में चेंज आ गया, मान लीजिए हो सकता है उसकी 20 प्राइस थी, अब हो गई उसके अंदर 18 हो गया, एंड अ ग्रेट चेंज इन द डिमांड, उसकी वजह से उसकी डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। द डिमांड ऑफ सच कमोडिटी इज, उस ऐसी डिमांड को, ऐसी कमोडिटी की डिमांड को क्या कहते हैं? परफेक्ट इनइलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक, या फिर इनइलास्टिक, या फिर आपका इलास्टिक। तो क्या होगा वो? परफेक्ट इलास्टिक, कि मतलब थोड़े से चेंज में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है डिमांड के अंदर, तो परफेक्ट इलास्टिक होगा। नाउ 31, टाइप ऑफ द लॉ ऑफ प्रोडक्शन आर, जो हमारे प्रोडक्शन के लॉ है वो कौन कौन से होते हैं? प्रोडक्शन ऑफ इंक्रीजिंग लॉ, कांस्टेंट लॉ, डिक्रीजिंग लॉ। तो राइट ऑप्शन 31 का क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? ये होगा डी, ये सभी हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट डन बाय RBI, RBI इनमें से कौन सा काम है जो, मतलब इनमें से कौन सा फंक्शन है जो नहीं करता है? देखो वो इश्यू करता है नोट्स, डेफिनेटली करेंसी नोट्स को इश्यू करता है। क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, क्या वो क्रेडिट को, देखो क्रेडिट को कंट्रोल करता है लेकिन क्रिएशन नहीं करता। इसके लिए तो जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं वो है टू, और साथ में ये क्या करता है? प्रोटेक्ट फॉरेन एक्सचेंज फंड, इसका ये भी मेन फंक्शन है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। द मेथड ऑफ एडवर्टाइजिंग आर, जो हमारे एडवर्टाइजिंग के मेथड है कौन कौन से हो सकते हैं? टेलीविजन से कर सकते हैं, रेडियो से भी कर सकते हैं, न्यूज़पेपर से कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। नाउ द नेक्स्ट इज 34th, द टर्म प्रीवियस ईयर मीन्स, जो हमारा प्रीवियस ईयर बार बार बोला जाता है अकाउंटिंग में, उसका मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर को बोलते हैं, कैलेंडर ईयर को बोलते हैं, अकाउंट ईयर को बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर बिफोर असेसमेंट ईयर, जो हमारा असेसमेंट है उससे जो पहले का जो ईयर होता है उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी, मतलब उसका इनकम टैक्स का है। तो कर निर्धारण वर्ष से पूर्व का वित्तीय वर्ष। नाउ द 35th क्वेश्चन, परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट इन विच देयर आर मैनी फर्म। परफेक्ट कंपटीशन ऐसी मार्केट होती है जिसके अंदर बहुत सारे सेलर होते हैं, ठीक है, और क्योंकि बहुत सारी फर्म्स होती हैं। आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स विद नो फर्म लार्ज enough relative to the entire market to be able to influence market price, means यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हैं तो केवल एक फर्म पूरी मार्केट को इफेक्ट नहीं कर पाती है। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी? तो माय डियर फ्रेंड्स ये स्टैटिक क्वेश्चन है, लर्निंग बेस्ड है, तो आपको डायरेक्ट बिना किसी कंफ्यूजन के पता होना चाहिए। राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? प्रोफेसर लेफ्टविच। ओके, तो राइट ऑप्शन इसका लेफ्टविच। नाउ 36, बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ अकाउंटिंग। क्वेश्चन पूछ रहा है जो हमारा बुक कीपिंग है एक आर्ट है अकाउंटिंग का। इन द मॉनेटरी फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग एंड अदर ट्रांजेक्शन, इसके अंदर हम क्या करते हैं? मॉनेटरी टर्म जो होती हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। ये डेफिनेशन किसने दी? तो बिना किसी इधर उधर की बातें किए डायरेक्ट आंसर देते हैं, इसका है स्पाइसर एंड पैगलर ने। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। नाउ 37, double entry system is a system of the bookkeeping by means of both personal and impersonal accounts. क्वेश्चन कह रहा है, एक डेफिनेशन दी थी जिसमें था
कि जो दोहरा लेखा प्रणाली पुस्तपालन की वह प्रणाली है जिसमें वैयक्तिक तथा अवैयक्तिक खातों द्वारा लेखा किया जाता है। ये किसने दी थी डेफिनेशन? तो डायरेक्ट क्वेश्चन, इसका आंसर देखेंगे, ये दी थी R.N. कार्टर ने। ठीक है, किसने दी थी? R.N. कार्टर ने। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है आपका। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज 38. द पर्सन हु फर्स्ट पब्लिश्ड द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री। हमारे अकाउंटिंग के फादर कौन है? उसके बारे में पूछा, मतलब पूछा है जिसने हमें डबल एंट्री का प्रिंसिपल दिया था। कौन थे वो? सभी को, बच्चे को पता है कॉमर्स के, उनका नाम था लुकस पैसियोली। ठीक है, ये इटली से थे, इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम दिया था हमें। नाउ द 39th. According to which concept financial statements must disclose all the relevant information? अकाउंटिंग का वो कॉन्सेप्ट जो बताता है कि जितने भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मतलब जितनी भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है सबको डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। ठीक है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। तो कौन सा कॉन्सेप्ट है? मटीरियलिटी, ड्यूअल एस्पेक्ट, फुल डिस्क्लोजर या फिर कंसिस्टेंसी? नाम से पता चल रहा है वो क्या है, फुल डिस्क्लोजर। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है और सबको आने चाहिए। अगर आप थोड़ा सा रिवीजन भी कर लोगे ना, गो थ्रू भी हो जाएगा, तो आपके सब कुछ एकदम से वापस क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो इनको जरूर देख लीजिएगा बेसिक को तो, और इनमें से ही क्वेश्चंस बनते हैं आपके। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में नहीं समझा सकते, लेकिन जितनी मेरी प्लेलिस्ट है उनमें जरूर जाके देखिए। अकाउंटिंग का अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखा है जिसके अंदर मैंने बेसिक से लेके एडवांस लेवल के सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है with the help of MCQs. ठीक है, now the 40th स्टॉक इज वैल्यूड एट। जो हमारा स्टॉक होता है उसको किस पे वैल्यू किया जाता है? डायरेक्ट पे आती हूं मैं, किस पे किया जाता है? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर लेस, मतलब जो भी कम होगा उसी पर हम इसको वैल्यू करते हैं। नाउ द 41. कॉलम्स आर मेड इन जर्नल एंट्री। जो हमारी कॉलम्स होती हैं जर्नल एंट्री में वो कितनी होती हैं? तो माय डिफरेंस वो कितनी होती है? 5 होती है। तो एक बार इसका फॉर्मेट देख लीजिए, कुछ इस तरह का हमारा जर्नल फॉर्मेट होता है, एंट्री का फॉर्मेट इस तरह से होते हैं, इसमें 5 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? बी। मशीनरी परचेज्ड इन दिस जर्नल एंट्री मशीनरी अकाउंट विल बी। अगर हमने मशीनरी को परचेज किया है तो इसके लिए जर्नल एंट्री, तो मशीनरी मतलब मशीनरी अकाउंट की जर्नल एंट्री क्या होगी? क्या वो मशीनरी डेबिट होगी, क्रेडिट होगी, डेबिट एंड क्रेडिट बोथ होगी? तो मान लीजिए हमारे पास कोई एसेट आई है, एसेट इंक्रीज होती है तो क्या होती है? डेबिट होती है। ठीक है, उसका नेचर क्या है? डेबिट। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 42। नाउ 43. हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन लेजर? अब पूछ रहा है लेजर के अंदर कितने कॉलम्स होते हैं? क्या 5 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं या 10 होते हैं? काफी बेसिक क्वेश्चन है। इसके अंदर कितने होते हैं? 8 होते हैं। ओके, कुछ इस तरह का फॉर्मेट होगा आपके सामने, डेट होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, रेफरेंस होगा, डेबिट, डेट, डिस्क्रिप्शन, इस तरह से आपके क्रेडिट डेबिट होते हैं आपके। नाउ कॉलम्स इन ट्रायल बैलेंस। हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर कितने कॉलम होते हैं? देखिए, जो हम बेसिकली बुक्स में पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग तो 4 होते हैं, लेकिन जो 2011 में कीज आई थी उसके अकॉर्डिंग, जो आपका UPSC है उसने इसको माना था। तो मैं इसका ही आंसर बी बताऊंगी आपको। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। कैपिटल अकाउंट इज डैश अकाउंट। जो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है वो कैसा अकाउंट होता है? तो आई थिंक एवरीबडी नोज इट, दैट इज अ पर्सनल अकाउंट। नाउ 46. रेपो रेट इज। हमारा रेपो रेट जो होता है वो क्या होता है एक्चुअली? तो माय डिफरेंस, बिना किसी कंफ्यूजन के मैं आपको बता देती हूँ, रेपो रेट वो होता है जिसके ऊपर, जिस रेट से जो बैंक्स होते हैं आरबीआई से उधार पैसे लेते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं, अगर हमें बैंक से लेना होता है उधार, लोन लेना होता है, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है कि भाई इस इंटरेस्ट पे मिलेगा। ऐसे ही बैंक्स भी आरबीआई से क्या लेते हैं? लोन लेते हैं, उधार लेते हैं पैसे। तो आरबीआई का भी एक अपना रेट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? ए। बैंक्स टेक मनी फ्रॉम आरबीआई। ओके, उसके ऊपर रेपो रेट होता है। नाउ 47.
फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस जर्नली डैश मेथड इज यूज्ड। जब हम ट्रायल बैलेंस यूज करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो ट्रायल बैलेंस का मतलब ही हमें क्या होता है? बैलेंस बनाना होता है, ठीक है, बैलेंस करना। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। नाउ द विच बैंक्स ओल्ड नेम वॉज इंपीरियल बैंक। कह रहा इनमें से जो नीचे दिए गए हैं ऑप्शंस, उनमें से किसका बैंक पुराना नाम, उस किस बैंक का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक था। तो क्या वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, पंजाब नेशनल बैंक था या सेंट्रल बैंक था? तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हुआ था इसके अंदर, जो हमारा एसबीआई था, नहीं मतलब जो ये हमारा इंपीरियल बैंक था, ये इसका नाम चेंज करके 30th ऑफ अप्रैल 1955 को चेंज करके इसका नाम क्या रख दिया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब इंपीरियल जो बैंक था उसका नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था। ओके, इसको याद कर लीजिएगा। नाउ द 49 एज पर द रूल ऑफ द गार्नर वर्सेस मर्रे any loss of insolvent partner should be divided among other partners in their। हमारा जो एक केस था गार्नर वर्सेस मर्रे का, इसके अंदर अगर कोई पार्टनर इंसोल्वेंट हो जाता है, मतलब दिवालिया हो जाता है, तो उसका जो हिस्सा होगा लायबिलिटी का, उसको कैसे डिवाइड करेंगे जो अदर पार्टनर्स रह गए उनके लिए? कैपिटल रेशियो में, उनके प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में, एवरेज रेशियो में, या नन ऑफ दीज? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? उनके कैपिटल रेशियो में ये बट जाएगा। नाउ द 50 क्वेश्चन 50 क्या कह रहा है? द एसेट्स विच आर परचेज टू इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी इन द बिजनेस नॉट फॉर रीसेल आर कॉल्ड। बिजनेस क्या करती है? कुछ एसेट को परचेज करती है, किसके लिए? अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, लेकिन उनको रीसेल नहीं करती। लेकिन जैसे कि कोई प्लांट खरीदा, या फिर कोई मशीनरी खरीदी, या फिर कोई हमने फर्नीचर खरीदा, या फिर कंप्यूटर खरीदा, तो वो किसके लिए है? उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करने की, ना कि रीसेल के लिए। वो गुड्स नहीं खरीद रहा, एसेट खरीद रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं मेरे फ्रेंड्स? फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। काफी लड्डू क्वेश्चन है। नाउ 51 करंट लायबिलिटीज आर इक्वल टू। जो हमारी करंट लायबिलिटी होती है वो किसकी इक्वल होती है? तो किसकी इक्वल होती है? जब हम करंट एसेट में से वर्किंग कैपिटल को डिक्रीज कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है? करंट लायबिलिटीज आ जाती है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। ओके, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन आती होगी, नहीं आती है तो यहां से नोट डाउन कर लीजिएगा अगर थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन है तो। नाउ 52 हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। जो हमारी प्लानिंग कमीशन होता है उसका चेयरमैन कौन होता है? बेसिकली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जस्ट मतलब कभी भी जितने भी प्लानिंग कमीशन है हमारे, मतलब हमेशा क्या होता है, जो हम प्लानिंग कमीशन होता है उसका हेड कौन होता है? चेयरमैन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। नाउ 53 which of the following shows the position of the certain date। कह रहा है certain date पर कि certain date की पोजीशन इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है, ये अकाउंट है, शो करता है? क्या ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, बैलेंस शीट है? तो कौन कर सकता है? वो हमारा बैलेंस शीट। 54th which of the following is shown in a balance sheet। कह रहे हैं जब बैलेंस शीट की बात की जाएगी तो इनमें से किसको हम शो कर सकते हैं? रियल एसेट को, आर्टिफिशियल एसेट को? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? दोनों को कर सकते हैं। 55 if outstanding expenses have been shown in the trial balance then it will be shown in। अगर आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो दिखाई दे रहे हैं ट्रायल बैलेंस में, तो उनको कहां दिखाएंगे? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आपके लायबिलिटीज होती है, तो कहां दिखाएंगे उसको? लायबिलिटी साइड दिखाएंगे बैलेंस शीट के। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। 56 इफ प्रीपेड रेंट, एक प्रीपेड रेंट है गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में आपको प्रीपेड रेंट है, मतलब वो आपकी पहले से पे कर चुके हो, तो अब उसको कहां दिखाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट पी एंड एल अकाउंट में, लायबिलिटी साइड में, या फिर एसेट साइड में? तो डेफिनेटली उसको कहां दिखाएंगे? वो हमारे पहले से प्रिपेयर्ड है वो, तो एसेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट के। नाउ इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन एडजस्टमेंट देन इट विल बी शोन इन। जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है मान लीजिए एडजस्टमेंट में, तो आप उसको कहां दिखाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे, एसेट साइड में दिखाएंगे, बोथ में दिखाएंगे? तो ये दोनों में ही दिखाया जाएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिखाई दे रहा है आपको तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में भी डालेंगे और साथ में एसेट साइड, बैलेंस शीट की एसेट साइड में भी दिखाया जाएगा, दोनों साइड जाएगा ये।
58 में एटलीस्ट डैश पर्सन्स आर एसेंशियल पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए कितने पर्सन की एटलीस्ट मतलब कम से कम की जरूरत होगी। तो कम से कम भाई 2 तो होने ही होने चाहिए, ठीक है, तभी तो कोई पार्टनरशिप होंगे। एक बंदा तो पार्टनरशिप में क्या जाएगा, कम से कम 2 तो होने चाहिए, मतलब अदर पार्टी भी होनी चाहिए। इन द जनरल पार्टनरशिप बिजनेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर इज, तो कह रहा है मैक्सिमम एक पार्टनरशिप बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कितने पर्सन हो सकते हैं, तो कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 20। ओके, लर्न कर लीजिएगा, लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है ये। नाउ 60 in absence of पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट ऑन द लोन टू पार्टनर्स इज गिवन। कह रहा है अगर मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसके अंदर पार्टनरशिप डीड बनी नहीं है, मतलब अब्सेंट है, तो उस केस के अंदर अगर कोई पार्टनर है लोन देता है बिजनेस को, तो उसको एनुअली कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये लड्डू क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, लर्निंग बेस्ड है, ये है 6%। बिना किसी कंफ्यूजन के मैं बता रही ताकि इन सब से अदर से आप कंफ्यूज ना हो, तो डायरेक्ट याद रखिए 6% से। नाउ 61 राइट्स शेयर आर मीन्स द शेयर विच। कह रहे राइट शेयर कौन से होते हैं, राइट शेयर वो होते हैं जो हम एग्जिस्टिंग हमारे शेयर होल्डर को देते हैं। तो हमारे मतलब उनको ऑफर करते हैं कि भाई हम नए इशू कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो हमारे पहले मालिक हैं ऑलरेडी बिजनेस के अंदर, पहले उनको ऑफर करते हैं कि अगर आप लेना चाहो तो पहला हक आपका बनता है नए शेयर में भी, अगर आप बाय करना चाहो तो कर सकते हो। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ए। नाउ 62 द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आर, जो हमारे पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, तो माय डिफरेंस उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है। नाउ 63 when drawings are made at the end of every month। कह रहा है एक ड्राइंग होती है, मतलब कोई भी वहां का एम्प्लॉय है बिजनेस का, वो मैनेजर है या डायरेक्टर है, वो क्या करता है, एम्प्लॉय है, एवरी मंथ, और उस मंथ के एंड में वो क्या करता है, ड्राइंग करता है फिक्स अमाउंट का, और हर महीने करता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो उसके ऊपर जो अमाउंट वो निकाल रहा है उसके ऊपर बिजनेस क्या, उसको तो पैसे चाहिए वापस, है ना, उस पर वो इंटरेस्ट लगाएगा। तो कह रहा हो कितना बनेगा, कितने मंथ्स का बनेगा। तो देखिए अगर वो स्टार्टिंग में लेता तो 6 मंथ का बनता, लेकिन वो क्या है एट द एंड ऑफ मंथ ले रहा है, तो ऑब्वियसली वो कितना बनेगा हमारा 5.5, मतलब 5.5 मंथ लगेंगे, ठीक है, उसका इंटरेस्ट लिया जाएगा उससे। नाउ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर डैश टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन कह रहा है जो हमारी एसेट और लायबिलिटी होती है, डैश मतलब यहाँ पे आपको फिल करना है, टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैपिटल, तो किसको करती है, रिवैल्यूड करती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड करती हैं, सैक्रिफाइस करती है, ऑल ऑफ द अबव, तो हमारी रिवैल्यू की जाती है इसके अंदर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज 65 द पार्टनर पे द अमाउंट ऑफ डैश टू गेट अ सर्टेन पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फ्यूचर। क्वेश्चन कह रहा है न्यू पार्टनर जब पे करता है कुछ अमाउंट, मतलब नया पार्टनर अगर आया है बिजनेस में, तो कुछ उसको अमाउंट पे करना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी अगर मान लो बिजनेस एग्जिस्टिंग में है तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, वैल्यू होगी, तो वो कुछ पार्ट भी देगा उसका, तो उसको क्या कहते हैं, क्या उसको अमलगमेशन कहेंगे, गुडविल कहेंगे, सैक्रिफाइस कहेंगे, तो वो गुडविल का हिस्सा लेकर आता है। राइट ऑप्शन क्या होगा, बी। नाउ 66 तभी तो उसको प्रॉफिट में आगे फ्यूचर में जो उसको प्रॉफिट मिलेगा उसका पार्ट मिलेगा उसे, ठीक है। नाउ 66 डबल एंट्री सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, जो हमारे लुकस पैसियोली थे उन्होंने क्या दी थी, डबल एंट्री सिस्टम दी थी, और वो कहां से थे, इटली से थे, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस कहां की गई है, इटली में की गई। 67 व्हेन 2 और मोर फर्म कंबाइन विद ईच अदर इट इज कॉल्ड, जब एक या 2 या 2 से अधिक जब फर्म्स आती हैं और वो मिलकर काम करती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, क्या उसको अमलगमेशन कहेंगे, एब्जॉर्प्शन कहेंगे, रिकंस्ट्रक्शन कहेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ए। जब 2 या 2 से अधिक कंबाइंड होती हैं तो उनको कहते हैं अमलगमेशन। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपके सामने 68 गौतम और महावीर हैं पार्टनर्स एक फर्म के अंदर, उनको रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनका 5:5:3। दे एडमिटेड नवीन, अब नवीन आ गया एज अ पार्टनर फॉर द 1/5, मतलब कितने हिस्से के लिए, 1/5 के लिए। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है। तो आपको पता है कि इसको एक में से, मतलब मान लीजिए एक हिस्सा था, एक में से उसको 1/5 मिल गया, एक में से 1/5 अगर नवीन को मिलता है तो जो बाकी बचेंगे वो कितना लेंगे, 4/5, और उनका ऑलरेडी कितना था, दोनों का
गौतम का था, जैसे गौतम का ही निकालते हैं, गौतम का था पहले से ही 5/8 पहले से ले रहा था, अब उसको 4/5 में से हिस्सा मिलेगा, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, नहीं सॉरी 20/40, ठीक है। ऐसे ही हम निकालेंगे, नाम इसका महावीर, महावीर का अगर निकालेंगे तो इसका पहले कितना था 3/8, अब इसको किस में से मिल रहा है 4/5 में से, तो इसको मिलेगा 12/40, और इसको मिल रहा है 1/5, किसको, वो नवीन को, तो नवीन के लिए 1/5 था, इसको हम बेस बनाएंगे 40 बनाने के लिए ऊपर भी 8 से करेंगे मल्टीप्लाई और नीचे भी, तो कितना बनेगा 8/40। तो इसके अकॉर्डिंग हमने देखा गौतम का है 20, ये महावीर है और ये नवीन है, तो गौतम का 20 आया है, महावीर का 12, और जो हमारे नवीन थे जो नए पार्टनर उनका 4। जब इनको करेंगे, मान लीजिए 4 से तीनों चले जाएंगे, 4 से करेंगे तो 2, 3 और 5, तो नया रेशियो इनका क्या आ गया 5:3:2, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा बी। नेक्स्ट, हु सेड प्रॉफिट इज द गिफ्ट ऑफ रिस्क, किसने कहा, किसने ये स्टेटमेंट दी कि जो प्रॉफिट होता है वो गिफ्ट होता है रिस्क का, मतलब जितना कोई भी जितना रिस्क होता है उतना ही उस मतलब कोई भी रिस्क हो, जितना रिस्क होगा उतना ही उस पर प्रॉफिट मिलता है, तो ये किसने दी थी डेफिनेशन इसकी या स्टेटमेंट इसका, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, जस्ट होल्ड ऑन, हेनरी फोर्ड ने दी थी, प्रोफेसर थॉमस ने दी थी, प्रोफेसर टेरी ने दी थी, या डिक्सी ने दी थी, डिक्सी, ठीक है। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये एक्चुअली ये क्या हो गया था, ये वाला क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया था यूपीएसएसबी ने, जो हमारे उस टाइम में ये कैंसिल हो गया था, मतलब सभी को नंबर मिल गया था, तो ये कैंसिल आउट हो गया था, लेकिन इसका ये एक्चुअली दी किसने थी, होले ने दी थी, ठीक है। नाउ द 70th, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी और ए और बी और सी का, ये और बी कह रहे रिटायर हो गया, मतलब जो ये बी था ये रिटायर हो गया, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए एंड सी, अब ए और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया क्या होगा, तो देखिए कोई फर्दर हमें कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल नहीं रही, उसके अकॉर्डिंग अगर वहां पे कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही तो उनका जो पुराना था वही चलेगा, तो राइट ऑप्शन क्या होगा 5:2, सी। नाउ 71, which form of the business organization is for secrecy, कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सीक्रेसी मेंटेन की जा सकती है, लेकिन कंपनी है, पार्टनरशिप है, उसके अंदर सीक्रेसी नहीं हो पाती है क्योंकि उसमें तो डिस्क्लोज करना पड़ता है, तो लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है उसके अंदर जो जो उसका बिजनेस का ओनर है वो सीक्रेट रख सकता है अपने बिजनेस को। नाउ 72, गुडविल ऑफ द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर will be debited in the capital account of remaining parts in the ratio, कह रहा है गुडविल, मान लीजिए कोई एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसका जो गुडविल का हिस्सा है वो क्या कर दिया जाता है, डेबिट कर दिया जाता है कैपिटल अकाउंट में, किनके जो मतलब रिमेनिंग जो बच गए वहां पर, मान लीजिए 3 थे 2 रह गए, उन 2 के अकाउंट में चला जाता है, कैपिटल अकाउंट में, किस रेशियो में जाता है ये पूछ रहा है। तो अब भाई जब किसी के जाने से उनको तो फायदा होगा, तो किस में जाएगा वो, गेनिंग में, गेनिंग रेशियो में उनको वो उनके कैपिटल अकाउंट में उनका हिस्सा आ जाएगा, ठीक है, डेबिट हो जाएगा। 72 के बाद चलते हैं हम 73 पर। 73 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑन द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स द रियलाइजेशन अकाउंट इज, मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फर्म थी वो डिसोल्व हो रही है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट ओपन होगा, तो कह रहा है हम किससे इसको जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसको क्या करेंगे, किससे, मतलब जो असेट होंगी कहां पे ट्रांसफर होंगी, कैसे होंगे, डेबिट से, क्रेडिट से, डेबिट और क्रेडिट से, तो इसकी जो एंट्री होती है वो पहले हम देख लेते हैं, इसकी एंट्री क्या होती है, हमारी रियलाइजेशन अकाउंट, ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया, टू किससे होगा, एसेट अकाउंट से, ठीक है, तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ए, ओके। नाउ 74, ऑन अमाउंट ड्यू एट अलॉटमेंट, एक अमाउंट है वो ड्यू है अलॉटमेंट पर, द शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज, यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, डेबिट और क्रेडिट होगा, तो ये काफी बेसिक क्वेश्चन है, तो इसको हम क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेफिनेटली डेबिट करेंगे, तो क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, किससे करेंगे हम, टू शेयर कैपिटल अकाउंट से, टू शेयर
कैपिटल अकाउंट। फाइन, मतलब ये हमने डेबिट कर दिया और किससे कर दिया, शेयर कैपिटल अकाउंट से, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट ड्यू था। अब वो पे करेगा तो किस में जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है। नाउ 75, ऑन द रिसीविंग फर्स्ट कॉल मनी द बैंक अकाउंट इज, जब हम फर्स्ट कॉल करते हैं और उसके पर हम अमाउंट रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट क्या होगा, हमारे पास तो पैसे आ रहे हैं, कंपनी के पास तो पैसे आ रहे हैं, और पैसे आएंगे तो क्या होगा, मतलब हमारे भाई एसेट इंक्रीज होंगी, और एसेट इंक्रीज का नेचर क्या है, डेबिट होना, तो हमारे बैंक है क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। बैंक बढ़ गया तो इसी को डेबिट कर देंगे, तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे करेंगे, शेयर, फर्स्ट कॉल थी तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है ना, आई थिंक यस, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 76। या ऑन फॉरफीचर ऑफ द शेयर कैपिटल अकाउंट इज, मान लीजिए कुछ शेयर थे उनको फॉरफीच कर लिया गया है, ठीक है, मतलब जब्त कर लिया गया है शेयर, उसमें शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, देखो पहले शेयर हमारे कैपिटल अकाउंट था वो क्या हो रहे थे, डेबिट होने लग, हम क्रेडिट करने लग रहे थे, ठीक है, लेकिन अब जब उनको कैंसिल कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल को क्या करेंगे, जो पहले डेबिट किए क्रेडिट किए थे उनको डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है, तो जो शेयर कैपिटल अकाउंट उसको क्या करेंगे आप, डेबिट करेंगे, क्योंकि हमने पहले उसको क्या किया था, क्रेडिट किया था। आई होप यू नो इट। तो जैसे कि मान लीजिए किसी का भी अकाउंट है, जैसे कि मान लीजिए कोई ए है, ए के अकाउंट, अच्छा मान लीजिए क्या था, शेयर कैपिटल अकाउंट, उसको हमने डेबिट किया, किससे करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और साथ में जैसे कि टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, इस तरह से। ओके, नाउ 77, इन केस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट विद, अब हमने क्या कर दिया, कौन सा केस है इसमें, फॉरफीच कर रहे हैं शेयर को, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट किससे होगा, अब बात करें, ये तो क्रेडिट करना है हमें, तो क्रेडिट किससे करेंगे हम इसको, तो जो हमें मनी रिसीव हुई है उससे हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट को किससे क्रेडिट करेंगे, जितनी उस पर मनी हमें रिसीव हुई है उससे, मतलब जो जिनके जितने, मान लीजिए हमारे आगे, चलो इसका क्वेश्चन है उसमें बताऊंगी, आगे ही क्वेश्चन है थोड़ी एक दो बाद, ठीक है। आफ्टर री इश्यू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर द बैलेंस ऑफ द शेयर फॉरफीचर मनी इज ट्रांसफर टू, कह रहा है मान लीजिए हमने फॉरफिट तो कर दिए, अब उनको क्या किया, रीइश्यू कर दिया, रीइश्यू करने के बाद अगर मान लीजिए उसके बावजूद भी कुछ बैलेंस बच जाता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, तो इसकी मनी कहां ट्रांसफर करेंगे, तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। 78 का हम देख लेते हैं, इसकी एंट्री क्या होती है, जो हमारी शेयर फॉरफीचर होता है अकाउंट डेबिट टू, किससे करेंगे, कैपिटल रिजर्व से, मतलब जो ये अमाउंट था किस में चला जाएगा, हमारा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ अमाउंट रह गया रीइश्यू करने के बाद भी, और ये किसका पार्ट बन गया, कैपिटल का बन गया। नाउ 78 आफ्टर, ओके, ये वाला क्वेश्चन भी बता रही थी जो हमने पीछे किया था ना, ये ठीक है, ये तो हम कर चुके हैं, कैपिटल रिजर्व वाला था। राम हैज 50 शेयर, राम था उसके पास 50 रुपए के 50 शेयर थे, और एक की वैल्यू कितनी थी, 100, ऑन दीज शेयर्स उसने कितनी दी, मतलब 100 में से 80 उसने पे कर चुका है, अब उसने आगे जो कॉल मंगवाई उसने वो नहीं दी, जिसकी वजह से शेयर को क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया गया। इन दिस कंडीशन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी क्रेडिट, अब इस कंडीशन में फॉरफिट अकाउंट को किससे क्रेडिट करेंगे, तो जैसे मैंने बताया ना भाई, जितना उससे मंगवाया उसी से कर दो, तो उसने दिया कितना, एक्चुअली उससे मंगवाया तो कितना था 100, लेकिन उसने दिया था 80, तो उससे जितना रिसीव कितना हुआ भाई, 50 शेयर थे, 80 उन पर रिसीव हुए, तो कितने बचे हमारे 4000, मतलब उससे 4000 रुपए उससे मिल चुके हैं, तो क्या होंगे हमारे 4000 रुपीज क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 80 क्वेश्चन इज आस्किंग इफ शेयर ऑफ द फेस वैल्यू 10, एक शेयर है उसकी फेस वैल्यू तो 10 है और उसको
सोल्ड किस पे हो रहा है, 12 पे हो रहा है, तो 2 यहाँ पर कितने हैं, मतलब 10 की चीज 12 में सेल हो रही है, तो 2 यहाँ पे क्या माना जाएगा, क्या ट्रीट करेंगे, प्रीमियम, डिस्काउंट, रिबेट। काफी लड्डू क्वेश्चन है, दैट इज ए, प्रीमियम। व्हेन द कंपनी एक्ट वाज एनेक्टेड, काफी फ्रीक्वेंट यूज किया हमने कंपनी एक्ट को, तो सबको पता है हमारी कंपनी एक्ट 1956। हाउ द पेमेंट टू लैंडलॉर्ड इज कैलकुलेटेड, जो हमारी पेमेंट होती है लैंडलॉर्ड की, वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो माय डियर फ्रेंड्स वो कैसे की जाती है, बिना किसी कंफ्यूजन के हम यहाँ पर आते हैं। रॉयल्टी या मिनिमम रेंट, दोनों में से कोई भी, जो भी ज्यादा होगा उसी को लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, अधिकार शुल्क या न्यूनतम किराया जो अधिक हो, माइनस किसको कर रहे हैं, वसूल की गई लघु मतलब शॉर्ट वर्किंग को, राशि को हम माइनस कर देंगे। नाउ द 83, मिनिमम रेंट इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, जो हमारी मिनिमम रेंट है वो किससे डिटरमाइन किया जाता है, टाइम के बेस पर, एरिया पर, या फिर टाइम और एरिया पर। तो माय डिफरेंस किस पे बेस्ड होता है, टाइम पर। मिनिमम रेंट फिक्स्ड होता है, उसको हम किससे करते हैं, टाइम के बेस पर। नाउ 84, द बैलेंस ऑफ द शॉर्ट वर्किंग इज शोन इन, मान लीजिए डिफरेंस आ रहा है मिनिमम रेंट में और हमारे यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, रॉयल्टी में और मिनिमम रेंट में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसको शॉर्ट वर्किंग कहा जाता है। तो उस बैलेंस को कहाँ दिखाया जाता है, तो उसको हम किस में दिखाते हैं, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ओके। 85, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज हाईएस्ट, कहता है इनमें से कौन सी वैल्यू हाईएस्ट है, तो काफी लड्डू क्वेश्चन है, जो है हमारी हायर परचेज प्राइस। ओके, क्योंकि एट द एंड ऑफ जो लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलती है उसके बाद ही जो एसेट होती है वो किसके पास चली जाती है, परचेजर के पास जाती है, उसका मालिक बनता है, तभी बनता है वो, ठीक है। नाउ 86, इफ परचेजर डज नॉट पे द इंस्टॉलमेंट द सेलर, अगर मान लीजिए कोई परचेजर है वो पे नहीं करता, नॉट पे द इंस्टॉलमेंट मतलब सेलर को पे नहीं करते इंस्टॉलमेंट, उस केस में क्या होगा, कैन फाइल अ सूट ऑन परचेजर, अब सेलर क्या परचेजर को सूट कर सकता है, मतलब शू कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि भाई ये हायर परचेज है या फिर इंस्टॉलमेंट मेथड है, तो हम इस क्या लगा के चलेंगे, यहाँ पे जो सेलर है वो परचेजर के अगेंस्ट कोर्ट जा सकता है। नाउ 87, व्हेन डज परचेजर गेट ओनरशिप इन हायर परचेज सिस्टम, कहता है जो हायर परचेज सिस्टम होता है उसके अंदर ओनरशिप परचेजर को कब मिलती है, तो जैसे एज आई टोल्ड यू, जब उसकी फाइनल इंस्टॉलमेंट आ जाती है, लास्ट इंस्टॉलमेंट आ जाती है, तो वो उसका मालिक बन जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। विच कैपिटल कुड बी शोन इन द मेमोरेंडम एसोसिएशन, हमारे जो MOUA होता है इसके अंदर कौन सी कैपिटल दिखाई जाती है, तो सबको पता है वो कौन सी होती है, एथोराइज्ड कैपिटल को शो किया जाता है, उसके अंदर मेंशन्ड होती है। नाउ 89, इन इंडिया 1 रुपी नोट इज इशूड बाय, जो हमारे इंडिया के अंदर 1 रुपी नोट होता है वो कौन, जो करेंसी नोट होते हैं वो तो RBI करता है, लेकिन जो 1 रुपी का नोट है वो कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके। नाउ द 90, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इज बैडली अफेक्टेड बाय, जो हमारी मान लीजिए कब बात करें, इन्फ्लेशन के टाइम, जब महंगाई बढ़ती है, मुद्रास्फीति, ठीक है यहाँ पे लिख रखा है मुद्रास्फीति, तो जब महंगाई बढ़ती है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पर, कौन सी क्लास पे आता है, हायर लेवल पर, लो लेवल पर, या इन्वेस्टर्स या डॉक्टर्स पर। तो जो लो लेवल क्लास होती है, लोअर इनकम के जो लोग होते हैं उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो बी ऑप्शन राइट होगा। नाबार्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और ये ऐसा नाबार्ड एक ऐसा क्वेश्चन, या तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, या फिर कब एस्टेब्लिश होगा, या ये किनको लोन देता है, इस तरह के क्वेश्चन नाबार्ड पे पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में जरूर पढ़ के जाना। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था, इसको करा गया था 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को एस्टेब्लिश किया गया था। लड्डू क्वेश्चन है, याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। नाउ द 92, हेडक्वार्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड, जो हमारा RBI है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है। लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है। नाउ डेफिनेशन आई है, यहाँ पे देखते हैं 93, अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, नोट डेफिनेशन, अंडर इंस्टॉलमेंट, जो हमारे इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड होता है उसके अंदर एसेट अकाउंट को डेबिट किया जाता है, किससे, कैश प्राइस से
ऑफ एसेट, मतलब एसेट की कैश प्राइस से डेबिट कर दिया जाता है। एंड डैश इज डेबिटेड विद द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन द बुक ऑफ बायर। तो इसके लिए देखो आपको अकाउंटिंग की एंट्री आनी चाहिए, उस पर बता सकते हो। देखिए इसका राइट ऑप्शन तो क्या होगा, बी होगा। तो इसकी मैं एंट्री बता देती हूँ आपसे। इसमें क्या होगा, जो हमारी फिक्स्ड एसेट है, जो हमारी फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, और किससे बताएं हमने, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को भी डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट इसको भी डेबिट करेंगे। टू क्रेडिट किससे करेंगे, सेलर्स अकाउंट, किससे करेंगे, सेलर्स अकाउंट। ओके फाइन। नाउ 94 स्टैटिस्टिक्स इंप्लाइज, जो हमारी स्टैटिक्स किस पर इंप्लाइज होती है, इससे अभिप्राय क्या है, ओनली डाटा से, ओनली स्टैटिकल मेथड से, या बोथ। तो दोनों ही से हमारा इससे अभिप्राय है कि इसमें दोनों ही चीजें होती है, इसमें मेथड्स भी होते हैं और डाटा भी होता है। स्टैटिस्टिक्स स्टडीज, स्टैटिस्टिक किसको स्टडी करता है, क्वालिटेटिव को करता है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स को करता है। तो माय डिफरेंस वो किसको करता है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स को स्टडी करता है स्टैटिस्टिक्स। नाउ अब क्वेश्चन है 96, द वर्ड, जो हमारा वर्ड है स्टैटिक्स, कहाँ यूज किया जाता है, किस फॉर्म में यूज किया जाता है, सिंगुलर में, प्लूरल में। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, दोनों में किया जाता है, ये सिंगुलर में भी और प्लूरल में। नाउ स्टैटिस्टिक्स में राइटली बी कॉल्ड द साइंस ऑफ एवरेज। कह रहा है एक डेफिनेशन दी गई थी कि उसने उस डेफिनेशन में इन्होंने कहा था कि स्टैटिक्स को हम क्या कह सकते हैं, साइंस ऑफ एवरेजेस। जितने हम एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं, उनकी साइंस कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी, तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, ये दी थी बाउले ने। ठीक है, लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो अगर नहीं पता हो तो। Data originally collected for the investigation are known as, जो हमारे डाटा है ओरिजिनली कलेक्ट किए गए, मतलब फर्स्ट हैंड के हैं, वो इन्वेस्टिगेटेड है, तो ये इनको क्या कहते हैं, तो डेफिनेटली उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी डाटा कहेंगे। काफी लड्डू क्वेश्चन था। 99 द डाटा ऑब्टेन फ्रॉम द इकोनॉमिक टाइम्स, मान लीजिए किसी न्यूज़पेपर है हमारी इकोनॉमिक टाइम्स, उससे अगर हमें कोई डाटा लिया है तो किस तरह का डाटा होगा, हम उस पर काम कर रहे हैं, वहां से लेकर कुछ उस डाटा को यूज कर रहे हैं और कुछ कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, तो राइट ऑप्शन क्या होगा उसका, वो सेकेंडरी डाटा है। नाउ 100 प्राइमरी डाटा एज कंपेयर टू द सेकेंडरी डाटा आर, अगर हमारा मान लीजिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राइमरी डाटा है वो सेकेंडरी डाटा के कंपेयर में क्या होता है, लेस रिलायबल होता है, मोर रिलायबल होता है, इक्वल होता है, फिर तो हमारा जो प्राइमरी डाटा होता है वो मोर रिलायबल होता है, क्योंकि सेकेंडरी डाटा तो मैनिपुलेटेड होता है और वो कोई पता नहीं किसने कैसे क्या स्टडी की, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बी। नाउ 101 द हेडिंग ऑफ रो इन अ स्टैटिस्टिकल टेबल इज नोन एज, जो हमारे हेडिंग होते हैं रो के अंदर स्टैटिस्टिकल डाटा टेबल में, उनको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं, स्टैब्स बोला जाता है, स्टैब, अनुशीर्षक। ओके, नाउ 102 इन एन एक्सक्लूसिव सीरीज होती है, मान लीजिए आपकी यही है 1 to 5, 5 to 10, 10 to 15, ओके, और 15 to 20, इस तरह की आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज दे रखी है कोई, ठीक है। इसके अंदर मान लीजिए यहाँ पे दिया 3, 8, 10, 15, ओके, इस तरह से कुछ डाटा दे रखा आपको। तो क्या एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, तो मैं डायरेक्ट पे जाऊंगी, इसके अंदर जो अपर लिमिट होती है उसको नाम से देखिए एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आपकी लिमिट आई, इसमें आई, मान लीजिए एक यहाँ पर ही लिमिट आई आपकी 15 आई, तो इसको इसमें नहीं लिया जाता, इसको नेक्स्ट में इंक्लूड किया जाता है, इस वाले में इंक्लूड किया जाता है, तो अपर लिमिट को क्या किया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, डी। When both lower and upper limits are considered, इसमें तो एक्सक्लूड कर रहे थे, लेकिन वो कह रहा है वो कौन सी सीरीज होगी जिसके अंदर दोनों ही क्लास को, मतलब अपर को भी और लोअर को भी, दोनों को कंसीडर किया जाता है, तो वो कौन सी होती है, जब इसका नाम से ही पता चल रहा है उसको क्या कहेंगे, इंक्लूसिव कहेंगे, कि दोनों को इंक्लूड करे, इंक्लूसिव, और यहाँ पे एक्सक्लूड कर रहे थे तो एक्सक्लूसिव, ठीक। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए 104 the grouping of relating facts into classes is called, जब हम कुछ फैक्ट्स हैं
और उनको ग्रुप, वो एक जैसे हैं, उनको ग्रुपिंग कर देते हैं इनटू क्लासेस में, तो उसको क्या कहते हैं? जैसे हमारे मान लीजिए एंट्रीज है, एग्जांपल दे रही हूँ, जो हमारी एंट्रीज होती हैं उनको क्या करते हैं, उनके अलग अलग हेड में, उनके अकाउंट्स में उनको क्लासीफाई कर देते हैं ना, लेजर में ले जाते हैं। जनरल एंट्री से जब हम उसको लेजर में लेके जाते हैं तो सेम एंट्री, सेम नेचर की जो उनको ग्रुप बना देते हैं एंट्रीज को, तो उनको क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। 105 वन ऑफ द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी इज, हमारा सेंट्रल टेंडेंसी का इनमें से कौन सा मेजर है? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? मोड। ये सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर नहीं है। नाउ 106 द सुटेबल मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द एवरेज इन रेडीमेड गारमेंट्स। मान लीजिए रेडीमेड गारमेंट्स का कोई बिजनेस है, उसके अंदर सुटेबल मेजर कौन सा हो सकता है? अगर हम बात करें सेंट्रल टेंडेंसी की, तो उसके लिए कौन सा होगा? मोड। मोड हमारा क्या बताता है? एक तरह का आज के टाइम में क्या मोड चल रहा है, मतलब मॉडर्न या फिर ट्रेंड, ऐसे कह सकते हैं। तो उसको कौन सा मेजर यूज कर सकते हैं? सी। 107 हाउ मैनी क्वार्टाइल कैन बी कैलकुलेटेड इन द सीरीज। क्वार्टाइल कितने किसी भी सीरीज में कितने कैलकुलेट किए जा सकते हैं? तो क्वार्टाइल हमारे 3 होते हैं, Q1 Q2 Q3। नाउ गले पता नहीं क्या हो गया, एनीवे द मीन ऑफ 15, आपके देखिए ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा करके चलते हैं। मीन दे रखा है 15 नंबर का 15, सॉरी मीन ऑफ 15 नंबर्स हैं हमारे पास, 15 नंबर, कुछ 15 नंबर है हमारे पास और इनका मीन दे रखा 15। इनमें से जो 15 नंबर्स थे, इनमें से 2 नंबर जो थे 18 और 12, इनको एक्सक्लूड कर दिया, मतलब उसको निकाल दिया। देन द मीन ऑफ द रिमेनिंग, अब जो कह रहे हैं जो बच गए, मतलब 15 में से अगर हमने 2 निकाल दिया, मतलब 13 रह गए, तो कह रहा है इसका हमें क्या बताना है? मीन बताना है। 15 का तो मीन दे रखा है कि 15 है, लेकिन 13 का मीन कितना होगा ये बताना है। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे? देखिए हमें पता है कि टोटल हम इसकी निकालते हैं, टोटल क्या होगा इसका? 15 का 15 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमें पता चल गया 225 आता है। ठीक है, ये तो यहाँ पे मीन दे रखा था, एवरेज दे रखा था, और इसमें से इन 15 में से हमने 2 एक्सक्लूड कर दिए। मान लीजिए 225 में से कितने गए? 18 चला गया और 12 चला गया, तो 225 में से जाने के बाद कितने बचेंगे हमारे टोटल? पहले कितने थे? 225 थे, लेकिन अब हमारे पास 2 जाने के बाद, 2 नंबर निकलने के बाद 195 रह गए। ठीक है, अब 195 तो ये रह गए और हमारे पास नंबर कितने रह गए? 13। तो अब टोटल निकालेंगे। अब इसका कितना, इसका मीन निकालते हैं हम, क्योंकि हमसे मीन ही तो पूछा है। तो 195 को हम डिवाइड कर देंगे 13 नंबर से, तो कितना आ जाएगा? 15। यहाँ पे सी। 109 अर्थमेटिक मीन ऑफ, हमें अर्थमेटिक मीन बताना है 19, 70, 91। अर्थमेटिक मीन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इन तीनों को ऐड करके नंबर ऑफ जितने नंबर है उनसे डिवाइड कर दीजिए, जैसे यहाँ पे हमने निकाला था। ऐसे ही जैसे 9 + 17 + 91, इनको डिवाइड कर देंगे 3 से। तो क्या आंसर आएगा? इन तीनों को जोड़ेंगे तो 117 होगा, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 3 3 और 9 पे जाएगा पूरा पूरा, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 39। ओके, कह रहा है विद द हेल्प ऑफ मीडियन अर्थमेटिक मीन द फॉर्मूला ऑफ ड्राइव मोड। कह रहा है मोड का फॉर्मूला बताना है, ड्राइव करो किसकी हेल्प से? मीडियन दे रखा है और मीन दे रखा है, अर्थमेटिक मीन। तो काफी बेसिक क्वेश्चन, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बता सकते हो। जी का फॉर्मूला मतलब यहाँ पे मोड किससे फॉर्मूले से निकाले जा सकते हैं? अगर मीन दे रखा हो और यहाँ पे मीडियन दे रखा हो, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द 2 नंबर्स, 2 नंबर्स उनकी ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है 18 और 8 और 18 है, तो उसका अच्छा 2 नंबर है हमारे पास 8 और 18, इनका ज्योमेट्रिक मीन बताना है, ये पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे? ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 2 नंबर दे रखे हैं, दोनों को हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट कर देंगे, हम इनका रूट निकाल देते हैं मल्टीप्लाई करके। 18 को 8 से करेंगे तो 8 8 8 1 40। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर, इसको अंडर रूट को हम जब हटाएंगे तो ये 12 का स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? यहाँ पे 12 दे रखा है, यस, ए। नाउ द 112 इन द केस ऑफ अनइक्वल साइज ऑफ द आइटम। मान लीजिए एक ऐसा केस जिसके अंदर
आइटम्स है उनकी साइज है वो अनइक्वल है, उस बेस के अंदर इन तीनों के बीच में हमें क्या बताना, रिलेशनशिप बताना है, किस किस के बीच में, मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बी। तो अगर इन इक्वल साइज है उसके अंदर मीन होगा ग्रेटर होगा ज्योमेट्रिक मीन से, ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर होगा हार्मोनिक मीन से। नाउ 113, फॉर मेजरिंग द डिस्पर्जन द आइडियल मेथड इज, अगर हमें डिस्पर्जन निकालना है तो उसके लिए आइडियल मेथड कौन सा यूज करेंगे, तो उसके लिए कौन सा यूज करेंगे माय डिफरेंस, उसके लिए हम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, डिस्पर्जन निकालने के लिए आइडियल मेथड कौन सा होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ 114, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैन बी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कौन सी हो सकती है इनमें से, तो राइट ऑप्शन क्या होगा 114 का ए, एल माइनस एस एल प्लस एस ये है रेंज निकालने का फॉर्मूला। नाउ 115, इफ वेरिएंस दे रखा है 144, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम किससे डिनोट करते हैं, हम सिग्मा से करते हैं, और इसका हमें वेरिएंस कितना दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है 144, इसको रूट हटाएंगे तो किससे जाएगा 144, इसका होता है 12, तो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे हमारा ए। 116 में क्या दे रखा है, अर्थमेटिक मीन दे रखा है 25, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 6.25 एंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको बताना है। तो कोएफिशिएंट वेरिएंस निकालने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आपको निकालना है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है और मीन दे रखा है, और इसको हम कर देंगे इनटू में 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा है 6.25 अपॉन मीन दे रखा है 25 इनटू में 100। जब हम इसको पूरा पूरा जा रहा है ये आपका 25 से ही जा रहा है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका 25 ये है। ठीक है, नाउ 117, व्हेन वेयर बुक कीपिंग एंड्स, इसमें थोड़ी स्टेटमेंट है देखिए, कह रहा है जहां पे बुक कीपिंग एंड होती है वहां पर क्या स्टार्ट होती है, अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, और जहां पे अकाउंटिंग एंड होती है वहां पे क्या स्टार्ट होता है, तो वहां पे क्या होती है हमारी ऑडिटिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जहां पे अकाउंटिंग एंड होती है वहां पर ऑडिटिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब उनको एक तरह से वेरीफाई करना स्टार्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करंट एसेट, इनमें से कौन सी करंट एसेट नहीं है। करंट एसेट देखो, डेटर हमारे एसेट होते, स्टॉक भी हमारा एसेट होता, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी एसेट जाती है, करंट एसेट में जाती है, लेकिन परचेज हमारे करंट एसेट नहीं होती। ना 119, फ्रॉड्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग, जो हमारे फ्रॉड होते हैं किस तरह के हो सकते हैं, मतलब छल कपट कौन से होते हैं, धन का गमन हो सकता है, माल का गमन हो सकता है, हिसाब किताब में गड़बड़ी हो सकती है, सभी हो सकते हैं। तो ये सभी हो सकते हैं इस तरह के। यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, डेफिनेशन देख लेते हैं। ए कॉन्टिन्यूअस ऑडिट इज one where auditor staff is occupied continuously on the accounts whole year round। ये डेफिनेशन किसने दी थी, एक ऐसी कॉन्टिन्यूअस ऑडिट वो होती है जिसके अंदर ऑडिटर का स्टाफ पूरे ईयर में लगा रहता है उसको ऑडिट करने में। तो ये किसने दी थी माय डिफरेंस सॉरी थोड़ा गला खराब हो गया, इसको इसने दी थी स्पाइसर और प्लेकर ने। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा बी। 121, वाउचिंग मीन्स testing the truth of the item appearing in the books of original entry। This definition is given by, ये definition किसने दी थी, बाटली बॉय ने दी थी। ठीक है, ये किसने दी थी, बाटली बॉय ने दी थी, कि वाउचिंग का मतलब क्या है कि ट्रुथ को जानना, किससे, जो बुक है उनमें जो ओरिजिनल एंट्री हुई है उनसे। नाउ 122, which of the following organization was established first, इनमें से कौन सा, जैसे चार है ये, इनमें से पहला कौन सा, फर्स्ट मतलब इनमें से सबसे पहले कौन एस्टेब्लिश हुआ था, तो जो हमारा आईडीबीआई है, जो आईडीबीआई बैंक है, आईडीबीआई, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1964 में। ठीक है, एस्टेब्लिश। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये बैंक हमारा है, ये यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, ये कब हुआ था 19
1963 में, ठीक है। अब है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इनकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, कैसे भी पूछ सकता है। यहाँ पे ईयर पूछ लिया, मतलब कौन सा पहले हुआ था, लेकिन यहाँ पे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। आईएफसी जो था हमारा इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये कब हुआ था 1948 में, ठीक है। और यहाँ पे इंडियन जो हमारा आईसीआईसी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन बैंक जो हमारा था, ये कब हुआ था एस्टेब्लिश 1994 में। तो यहाँ पे डेट वाइज देखें तो सबसे पहले कौन हुआ था, यहाँ पे हमारा देख सकते हैं हम आईएफसी जो हमारा था इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये हुआ था 1948 में, तो सबसे पहले यही हुआ था। राइट ऑप्शन होगा हमारा सी। अब देख लेते हैं, डेफिनेशन दी गई है, किसने दी है, ये पूछा है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ एनी एंटरप्राइज। कह रहा है मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है प्लानिंग का, रेगुलेट करने का एंटरप्राइज की एक्टिविटीज को। ये किसने दिया था, तो ये किसने दिया था माय डिफरेंस, ये दिया था EFL ब्रैच ने। 124 मैनेजमेंट इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल ओवर द एक्शन ऑफ द ह्यूमन बीइंग फॉर द एक्सप्रेस पर्पस ऑफ अटेनिंग प्रीडिटरमाइंड गोल। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें डिसीजन मेकिंग की जाती है और कंट्रोल किया जाता है किसके ऊपर, ह्यूमन एक्टिविटीज के ऊपर। किस लिए, क्योंकि हमें एक प्रीडिटरमाइंड गोल को अचीव करना होता है। तो ये डेफिनेशन किसने दी, 124 का डेफिनेशन दी थी हमारी बी ने, मतलब स्टैनले वेन्स ने, ठीक है। नाउ 125 मैनेजमेंट इंक्लूड्स, मैनेजमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो मैनेज हमारा प्रोडक्शन का भी होता है, फाइनेंस मैनेजमेंट भी होता है, परचेज में मैनेजमेंट होता है, सभी पर ही मैनेजमेंट होता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, डी। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। सो लेट्स एंड दिस सेशन, काफी टाइम हो गया, काफी लंबी हो गई। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, गुड लक, गुड बाय।